हेलो ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का हमारा टारगेट है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करना और टॉपिक्स हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, क्रोमेटोग्राफी जिसमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी दोनों लेंगे, और कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन के बारे में भी क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड और कैल्शियम क्लोराइड मेथड जो कि हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इनटू द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। तो इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। तो कोई भी अगर रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर हम फॉरेन डीएनए जो है वो अगर डाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी तरीके का चेंज। तो चेंज किस तरीके से होता है? अगर डीएनए जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजा जाता है तो वो क्या करवाता है? वो चेंज करवा देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो आंसर हो गया इसका ए। तो मुझे लगता है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Many bacterial species are having a natural ability to take up the exogenous DNA material. Which of the following statements is not correct in regard to it? तो पहला ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखना है कि इसमें बोला जा रहा है नॉट करेक्ट। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बोला जा रहा है कि कौन सा चीज़ सही नहीं है। तो अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ें तो द एबिलिटी इज़ टर्म्ड एज कम्पिटेंस। जो नेचुरल एबिलिटी होती है कोई भी एक्सोजीनस डीएनए या बाहर का डीएनए सेल के अंदर जाने की जो एबिलिटी होती है उसको कॉम्पिटेंसी तो बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। हमसे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे नज़र डालिए। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर ग्रोथ फेजेस। अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी अपटेक होता है, जब भी अपटेक होता है, डीएनए का अपटेक होता है तो वो हमेशा लॉग फेज़ के अंदर होता है। जो अर्ली लॉग फेज़ होता है उसके अंदर होता है। तो ये अगर आपको याद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ऑप्शन बी है वो गलत है। ऑप्शन बी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर ग्रोथ फेजेस, बल्कि लेकिन वो तो एक पर्टिकुलर ग्रोथ फेज़ पे डिपेंडेंट है। और वो ग्रोथ फेज़ कौन सा है? लॉग फेज़। अर्ली लॉग फेज़ में जो डीएनए मटेरियल का अपटेक होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो बहुत इजीली हो जाता है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू द मेथड्स विच यूज केमिकल्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट ट्रांसफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इट। इसमें पूछ रहा है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कौन सा, उसको अगर ध्यान में रख के चलें तो कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको, अगर आपने केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ा होगा जिसमें यूज़ होता है कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन CaCl2 यूज़ होता है, तो उसको वो चीज़ अगर आपको याद है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा इसका आंसर बी है। आंसर बी क्यों है? बी देखिए, ice cold calcium solution followed by heat shock is responsible for affecting the efficiency of DNA uptake। आपको याद होगा कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया जाता था, उसके बाद हीट शॉक दिया जाता था। कैल्शियम का रोल मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। वो एज अ कोऑर्डिनेटिंग आयन कैटायनिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की तरह काम करता था कैल्शियम, और जो डीएनए था और जो सेल मेम्ब्रेन है उसको नज़दीक लाने का काम किया करता था। आप अगर मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोपोरेशन से रिलेटेड। इलेक्ट्रोपोरेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टेकिंग अप द डीएनए बाय द सेल्स। इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ। जो इलेक्ट्रोपोरेशन का मेथड है, अगर आपने इलेक्ट्रोपोरेशन का मेथड ध्यान से पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रोपोरेशन के मेथड में क्या होता था? इलेक्ट्रोपोरेशन में हम लोग डीएनए को इंसर्ट करते थे थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक का यूज़ करते थे। अगर आपको याद होगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक बनाते थे सेल के चारों तरफ, जिससे क्या होता था, जो आपका डीएनए था वो अंदर चला जाया करता था। तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने इलेक्ट्रोपोरेशन का मेरा
लेक्चर सुना होगा तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, तुरंत ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? ए। फोर्थ का आंसर हो गया आपका ए। कैसे हो गया ये आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ का आंसर हो गया ए, क्योंकि डीएनए किस तरीके से एंटर कर रहा था सेल के थ्रू? इलेक्ट्रिक शॉक। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन carried out using particle gun is known as biolistic transformation. It falls under which category of transformation? ये एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि पार्टिकल गन जो होती है वो फिज़िकल मेथड है, एक तरीके से गन की तरीके से काम करता है, और वो क्या होता है, फिज़िकली आपके सेल के अंदर आपका जो भी डीएनए है उसको पहुंचा देता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? फिज़िकल। आंसर ए हो गया। फिर सिक्स्थ पे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रफ न्यूमोकोकाई स्ट्रेन? अगर आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाला जो मेरा लेक्चर था, अगर उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा। रफ न्यूमोकोकाई स्ट्रेन का क्या मतलब हो गया? रफ हम जानते हैं कि दो तरीके के स्ट्रेन थे, एक स्मूथ था, एक रफ था। एस था और आर था। एस के अंदर क्या ख़ास बात थी? एस के अंदर पैथोजेनिक था, स्मूथ जो था वो पैथोजेनिक था। आर क्या था? नॉन पैथोजेनिक था। अगर आपको याद होगा तो जो रफ़ था वो नॉन पैथोजेनिक था, स्मूथ पैथोजेनिक था। तो वही रफ़ के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो रफ़ क्या है? रफ़ के आसपास, रफ़ उसको बोला क्यों जा रहा था? क्योंकि उसके आसपास कैप्सूल की लेयर नहीं पाई जा रही थी, इसलिए उसको रफ़ बोला जा रहा था। तो इसलिए इसको हम लोग नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन पैथोजेनिक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रफ़ में क्या हो रहा था, लेयर आसपास पाई नहीं जा रही थी, और वो पैथोजेनिक भी नहीं था, स्मूथ वाला पैथोजेनिक था। तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन पैथोजेनिक बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। आंसर हो गया बी। सिक्स्थ का आंसर हो गया बी। अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। ये भी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स ऑफ न्यूमोकोकाई वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम डेड माइस? आपको याद होगा जो मैंने फोर्थ केस करवाया था, फोर्थ केस में हम लोगों ने देखा था कि जो स्मूथ को हम लोग एटेन्यूएट कर देते हैं और रफ़ के साथ हम लोग उसको ट्रीट करने के बाद देखते हैं कि माइस जो होता है वो डेड हो जाता है, जबकि उसको कायदे से थ्योरेटिकली होना नहीं चाहिए था। तो उसके बाद जब डेड माइस से जब स्ट्रेन को आइसोलेट किया गया तो फिर क्या मिला था? स्ट्रेन मिला था जो लाइव सेल्स मिले थे। लाइव सेल्स किस तरीके के? स्मूथ सेल्स मिले थे, यानी कि वो डिजीज़ कॉजिंग यानी कि पैथोजेनिक सेल्स मिले थे। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया सी, लाइव स्मूथ सेल्स। अगर आपने मेरा ग्रिफिथ वाला लेक्चर ठीक से सुना होगा तो आपको ये इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाज आइडेंटिफाइड एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों ने डील किया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए होता है। इसका आंसर हो गया ए। नाइन्थ क्वेश्चन हो गया वी रिक्वायर सेल फ्री डीएनए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू टेक प्लेस। इसमें पूछा गया है कि भाई ये क्वेश्चन ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो जाहिर सी बात है ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्यों ट्रू है? अगर हमसे पूछा जाए कि ये क्यों ट्रू है, तो जो डीएनए जो सेल के बाहर होता है उसी को तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बाहर के डीएनए को हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो सेल फ्री डीएनए की बात की जा रही है, जो सेल के अंदर ना हो उसी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया ए। 10th क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, उसको याद करना है आपको। उसमें पूछा गया है कि मिनिमम वेट ऑफ डीएनए क्या होना चाहिए सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसका आंसर है सी। इसमें कुछ भी समझाने का जैसा नहीं है, तो इसका आंसर सी है। 300,000 डाल्टन्स होना चाहिए मिनिमम वेट ऑफ डीएनए जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, 11 पे, और इसको देखते हैं कि 11th क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन में हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड आफ्टर ईच ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान या ट्रांसफॉर्मेशन में कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो डीएनए का कितना, डीएनए एक ही डीएनए तो ट्रांसफ़र किया जाता है भाई। डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो एक ही डीएनए, तो अगर एक सेल लिया गया है उसको किसी भी मेथड से आप कॉम्पिटेट बनाते हैं, उसके बाद जो डीएनए एंटर करता है वो एक ही डीएनए मॉलिक्यूल तो एंटर करता है, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल एंटर करता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी। अगर आपने लेक्चर्स को ठीक से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स, 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्ट्स ऑन द डीएनए आफ्टर इट्स एंट्री इनटू द सेल। अगर फॉरेन डीएनए कहीं आता है तो सबसे पहले उसके ऊपर जो भी एंजाइम रिएक्ट करता है वो कौन सा होता है, डीएनएजेज, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेज। तो इसका पर्पज़ क्या होता है, ताकि कोई भी फॉरेन डीएनए जो आ रहा है उसको तोड़ दिया जाए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, सी। तो बाहर फॉरेन डीएनए जैसा ही आता है तो उसके ऊपर सबसे पहला एक्शन कौन करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएजेज। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अब 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपने ठीक से पढ़ाई की होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी यूज़ करेंगे तब भी ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज़ हैव नॉट बीन ट्रांसफॉर्म्ड। इनमें से कौन सी स्पीशीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में पहला बैसिलस है, बैक्टीरिया है। दूसरा निसेरिया है, निसेरिया के बारे में भी आप जानते हैं, बैक्टीरिया है। तीसरा राइजोबियम, ये भी बैक्टीरिया है। लेकिन अगर आप डी पे जाएं, एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या है भाई, एस्परजिलस क्या है, फंगस है, फंगस है। तो फंगस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अभी हमने नहीं सुना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। अब आते हैं 14 के ऊपर। इन विच फेज ऑफ ग्रोथ डज द रेसिपिएंट सेल टेक अप द डोनर डीएनए। किस फेज़ में डोनर डीएनए को लिया जाता है सेल के द्वारा। तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की है अपने लेक्चर में भी, और इससे पहले एक क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसके बारे में भी, उसमें भी हमने बताया था कि अर्ली लॉगरिथमिक फ़ेज़ पे ही जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है डीएनए को अपटेक करने की। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया बी, अर्ली लॉगरिथमिक फ़ेज़। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 15th क्वेश्चन पे। तो द डीएनए अपटेक प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे और इलेक्ट्रोपोरेशन का मेथड भी ध्यान में देंगे, या कोई भी सेल अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा, जब भी सेल डीएनए लेता है तो वो हमेशा और हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है, कभी भी पैसिव नहीं होगा, हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है, कभी भी पैसिव नहीं होगा। एक्टिव प्रोसेस का मतलब उसमें हमेशा एनर्जी लगती है। अगर अगर जो सेल के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, अगर उसके पास एक पूरा एंजाइमेटिक मशीनरी होती है और रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है जिससे अपटेक किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों में एनर्जी लगती है। तो द डीएनए अपटेक प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी अगर हम बोल रहे हैं तो ये गलत है, फॉल्स है। तो इसका आंसर फॉल्स है, इसमें एनर्जी लगती है। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है ये चीज़ भी। अब नेक्स्ट आते हैं 16th क्वेश्चन पे। इन द फर्स्ट स्टेप डबल स्ट्रैंडेड डोनर डीएनए बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ कंप्लीटेंट सेल। बिल्कुल सही बात है, जब भी सेल से कोई चीज़ जुड़ती है आके तो हमेशा रिसेप्टर के माध्यम से ही जुड़ती है, रिसेप्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर भी जब डीएनए बाइंड करने आता है सेल से तो वो रिसेप्टर से जुड़ता है। तो रिसेप्टर से जुड़ने की वजह से इसका आंसर हो गया ट्रू, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ दिस मेथड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाइड फॉर जीन ट्रांसफ़र।
इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, जिसकी वजह से जो डीएनए होता है वो एंटर कर जाता है सेल के अंदर, कंपीटेंट सेल के अंदर। उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोपोरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम लिया गया है तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रोपोरेशन। आंसर ए। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन। इनमें से इलेक्ट्रोपोरेशन का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। तो अगर आप इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ी सी मेमोरी पे जोर दें, तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, पहला ऑप्शन है सस्पेंड द सेल इन एन इलेक्ट्रोपोरेशन क्यूवेट, दूसरा इंजेक्टिंग द डीएनए इनटू सेल, ऑल्सो नोन एज बायोलिस्टिक्स और यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो हमें पता है अल्ट्रासाउंड, बायोलिस्टिक्स और डीएनए का इंजेक्शन हमने नहीं पढ़ा हुआ है कहीं भी इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर। हाँ, इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रोपोरेशन के क्यूवेट के बारे में ज़रूर जानकारी है कि उसके ज़रिए इलेक्ट्रोपोरेशन होता है। तो सिंपल सा आंसर हो गया ए, 18th का। अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे, बैक्टीरियल जीन डिलीवरी इज़ नोन एज। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया का जहाँ पे यूज़ होता है जीन के डिलीवरी में मैमेलियन सेल्स के अंदर, तो वो प्रोसेस कहलाता है बैक्टोफेक्शन। आंसर है बी। मैमेलियन सेल्स के अंदर अगर बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है तो उसको बैक्टोफेक्शन बोलते हैं। अगर वायरस का यूज़ हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, वायरस का यूज़ हो रहा है तो उसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ट्रांसडक्शन बोलते हैं उसको, ये याद रखिएगा। तो अगर बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है मैमेलियन सेल्स के अंदर तो आंसर होगा बैक्टोफेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 19th तक हो गया था, बढ़ते हैं 20th की तरफ। तो 20th क्वेश्चन क्या है, 20th क्वेश्चन है द वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेज इज़ कॉल्ड एज। जैसा कि मैंने अभी जस्ट इससे पहले कोई क्वेश्चन में बताया था कि बैक्टीरिया का यूज़ हो रहा है तो इसको बैक्टोफेक्शन बोलते हैं, वायरस का यूज़ हो रहा है तो इसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ट्रांसडक्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज़ कंसिडर्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। आप लोगों ने अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के बारे में पढ़ा होगा तो उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि उसकी जीन ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट है, यानी कि ए। एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं इसी वजह से। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। केमिकल्स यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफ़र मेथड्स इंक्लूड। कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, अगर आपको याद होगा जीन ट्रांसफ़र केमिकल मेथड से जो हम लोगों ने सीखा था उसमें हम लोगों ने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का, कैल्शियम क्लोराइड और डेक्स्ट्रैन तीनों का ही नाम सुना हुआ था। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, डी। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का काम क्या है, ग्लू की तरह यूज़ होता है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आपको जो डीएनए को कंपीटेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और पोर फॉर्मेशन उससे हो जाता है। इसी तरीके से डेक्स्ट्रैन भी, और इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो गया 22 नंबर क्वेश्चन तक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज़ यूज्ड इन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बहुत आसान है, हमने अभी कई बार इसके बारे में जिक्र किया। आंसर नंबर डी, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ होता है। फिर आते हैं 24th नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड क्रिएट्स पोर इन द मेम्ब्रेन। इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी काफ़ी जिक्र किया था, ये कौन से मेथड से पोर फॉर्मेशन हो जाता है, इसके बारे में भी काफ़ी जिक्र किया था। इलेक्ट्रोपोरेशन का जो मेथड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके हम लोगों ने पोर फॉर्मेशन किया था। तो आंसर नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 पे विच मेथड इज़ एफिशिएंट टू मेक कंपीटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड अच्छा है कंपीटेंट सेल बनाने के लिए। तो जब हमने कैल्शियम क्लोराइड और इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे बताया भी था
कि इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि जो नंबर ऑफ़ सेल्स जो डीएनए अपटेक कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के अंदर वो पाए जाते हैं। तो इसलिए आंसर हो गया इसका इलेक्ट्रोपोरेशन, आंसर नंबर बी, बी हो गया। अब आगे चलते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिक पल्स इज़ नीडेड फॉर इलेक्ट्रोपोरेशन। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। मैंने बताया भी था अपने लेक्चर में, इसीलिए पूछा गया है उसको। तो इसका आंसर है 10,000 से लगभग 1,00,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, आंसर नंबर सी। तो इसको याद रखिएगा ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी वाले चैप्टर को जो मैंने डील किया था उससे क्वेश्चन है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ। हम लोगों ने वहाँ बात की थी कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है वो किस तरीके से किस बेसिस पे काम करती है, इस चीज़ के बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने डिस्कस किया। तो वहाँ पे पोलैरिटी के बेसिस पे पोलैरिटी के बेसिस पे कहा था कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना पोलर है, उसके बेसिस पे सेपरेशन हो रहा था। तो इसका आंसर हो गया जाहिर सी बात है ए। मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल, तो ज़रूर देखिएगा, फिर से रिवाइज़ करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में विच पॉलीमर इज़ ऑफन यूज फॉर मैट्रिक्स मटेरियल इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एगरोज, सेल्यूलोज, डेक्सट्रोज, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव के साथ हम लोग जाएंगे। एगरोज भी यूज़ होता है, सेल्यूलोज भी, डेक्सट्रोज भी। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा। 29th क्वेश्चन में द यूज़ ऑफ इंसुलिन हार्मोन टू प्यूरिफाई इट्स रिसेप्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम लोगों ने रिसेप्टर और हार्मोन और रिसेप्टर का, अगर आपने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी याद से पढ़ी होगी तो उसमें हम लोगों ने बोला था कि हार्मोन और रिसेप्टर का इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, और इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए थे और बोला था कि अगर इस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है तो वो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम जो भी हमारा रिक्वायर्ड चीज़ है उसको इल्यूट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हार्मोन है, इंसुलिन जो है वो हार्मोन है और अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो उसको अगर हमको आइसोलेट करना होगा तो किसके ज़रिए आइसोलेट करेंगे, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। क्लियर है आंसर, आंसर नंबर बी। तो अब आगे चलते हैं। इन एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अगर आपको याद हो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या हुआ करता था। जब भी मैंने कहा था कि अगर कोई भी ऐसे एनायन एक्सचेंज है तो उसमें किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा होगा, एनायन का एक्सचेंज हो रहा होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है ऑप्शंस पे, अगर आप ध्यान दें तो ऑप्शंस पे बीड का चार्ज पूछा जा रहा है और किस तरीके का प्रोटीन उस पर बाइंड करेगा ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान दें, अगर आपको याद हो कि एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से क्या मतलब है कि वो एनायन का एक्सचेंज कर रहा है। एनायन मतलब क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज, और अगर नेगेटिवली चार्ज से बाइंड कौन करेगा, पॉजिटिवली चार्ज बीड्स। तो पॉजिटिवली चार्ज बीड है अगर वो, तो वो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन से बाइंड करेगी। तो ये बीड हो गया, ये प्रोटीन हो गया। तो बीड अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो द कॉलम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज बीड्स वेयर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन बाइंड। आंसर क्या हो गया, बी। बी, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। आंसर हो गया बी। तो 30th का आंसर हो गया बी। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट याद होगा तो क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज़ मेड अप ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने जब रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी HPLC की बात की थी, तो उसमें बताया था सिलिका यूज़ होता है जनरली, बट सिलिका पोलर हुआ करता था। सिलिका को नॉन पोलर बनाया गया था मिथाइलेट करके। तो जो भी आपकी कैपिलरी थी या जो भी आपका
स्टेशनरी फेज़ था इसमें सिलिका था, बट सिलिका को मॉडिफाई कर दिया गया था, मॉडिफाई करके उसको किस तरीके से बना दिया गया था, नॉन पोलर बनाया गया था, नॉन पोलर बनाया गया था। तो इसीलिए इसको रिवर्स फेज़ बोला जाता है, ठीक है। रिवर्स फेज़ इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसका जो भी स्टेशनरी फेज़ है दैट इज़ नॉन पोलर। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से 31st क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट पे आते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन द, किस चीज़ पे बेस्ड है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के ऊपर। उसी के बेसिस पे तो हम लोगों ने एनायन एक्सचेंजर और कैटायन एक्सचेंजर पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो आंसर हो गया ए। तो इसी तरीके से 32nd क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं 33rd पे, विच टेक्निक इज़ मच सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एफिशिएंसी, सेंसिटिविटी एंड ईज़ ऑफ ऑपरेशन। जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूछा जा रहा है भाई कौन सी इसमें से टेक्निक सबसे अच्छी है, स्पीड, एफिशिएंसी, सेंसिटिविटी एंड ईज़ ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे अच्छी टेक्निक तो HPLC ही हमने पढ़ी हुई है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सबसे अच्छी टेक्निक है, सेंसिटिव है, एफिशिएंट भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। क्लियर हो गया होगा 33rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 34th क्वेश्चन है कि इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ द एक्सचेंजर इज़ डिपेंडेंट अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है जो मूवमेंट होता है। अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि जितना ज़्यादा जो लिंकर है वो पैक्ड होगा टाइटली, उतना धीमे धीमे मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, जो बफ़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं इल्यूट आउट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको याद होगा आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट इल्यूशन, तो ग्रेडियंट इल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, ग्रेडियंट इल्यूशन में हम लोग परसेंटेज बढ़ा रहे थे, परसेंटेज बढ़ा रहे थे बफ़र का, जिसकी वजह से इल्यूशन धीमे धीमे बढ़ता चला जा रहा था हमारे डिज़ायर्ड प्रोटीन का। तो इसीलिए ए ऑप्शन भी हो गया, बी ऑप्शन भी हो गया, यानी कि बोथ ऑफ द अबव, जो सी ऑप्शन है हमारा वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं 35th क्वेश्चन पे। 35th है, इन विच क्रोमेटोग्राफी द pH ऑफ द मोबाइल फेज बफर मस्ट बी बिटवीन PI और pKa ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल एंड द pKa ऑफ द चार्ज ग्रुप ऑफ सॉलिड्स। भाई अगर बात की जा रही है pH की, अब pH जो हमेशा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आपका हमेशा उसका जो चार्ज होता है वो pH और pKa के बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो किसी भी जो भी प्रोटीन होता है उसका चार्ज जो होता है अलग अलग pH पे अलग अलग होता है। PI जो होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे चार्ज ज़ीरो हो जाता है प्रोटीन का। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, अगर आप ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो PH, PK, PI क्या चीज़ डिनोट कर रही हैं, चार्ज को डिनोट कर रही हैं। तो चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन, इन सब में से जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करते, जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं चार्ज के बेसिस पे अगर सेपरेशन करवाना होगा तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी यूज़ होगी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ आयन्स के बेस पे हो रहा है। आंसर हो गया डी। तो 35th का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द कैटायन एक्सचेंज कॉलम। अब मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा तो कैटायन एक्सचेंज कॉलम क्या हुआ, जो कैटायन एक्सचेंज कॉलम है उस पर बीड होगी एक। कैटायन एक्सचेंजर का क्या मतलब है, जो कि एक्सचेंज करे कैटायन को, और उसकी बीड क्या होगी भाई, बीड होगी नेगेटिवली चार्ज, तभी तो कैटायन आके उससे बाइंड करेगा। और जो एक फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो किस चार्ज का होगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज का होगा,
तभी तो इस पॉजिटिव चार्ज के बदले में जो प्रोटीन होगा उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है? ये वाला पॉजिटिव चार्ज जनरली हाइड्रोजन होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयन फ्री वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सचेंजर इज नोन एज डीमिनरलाइज्ड वाटर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा अगर आपने रीड किया होगा तो आपको पता होगा। 37th क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38, द एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंज कॉलम इज़ रीजनरेटेड बाय। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान देंगे तो जो एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंजर कॉलम है, कैटायन एक्सचेंजर कॉलम में क्या होगा? कैटायन एक्सचेंज होगा, यानी कि उसकी बीड क्या होगी? बीड होगी नेगेटिवली चार्ज्ड, बीड नेगेटिवली चार्ज्ड होगी और इसके ऊपर आकर के एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा जिसका चार्ज होगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला एक्सचेंज हो जाएगा दूसरे पॉजिटिव से जो कि सैंपल के अंदर पाया जा रहा होगा। यही यही होता है। तो अब इस नेगेटिव चार्ज को, अगर हमें इस नेगेटिव वाली बीड्स को अगर रिचार्ज करना है तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी जो कि आपकी नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करे, पूरे इसको रीजनरेट कर दे आपकी बीड्स को। जब रीजनरेशन की बात आती है तो डाइल्यूट HCl यूज़ होता है। डाइल्यूट HCl यूज़ होगा किस केस में? कैटायन एक्सचेंजर के केस में। और आपका डाइल्यूट जो NaOH है वो हमेशा यूज़ होता है आपके एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी में। इसीलिए अगर आप 39th क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे इसी का उल्टा पूछा जा रहा है। एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज़ किया जाता है रीजनरेशन के लिए? एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होगा डाइल्यूट NaOH और कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होगा डाइल्यूट HCl। तो बेसिकली एक तरीके से एसिड और बेस यूज़ किया जा रहा है फॉर रीजनरेशन। अब 40th क्वेश्चन में अगर आए तो 40th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोपोरेशन का एपेरेटस क्या होता है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोपोरेशन को करने के लिए जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोपोरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर हो गया ए। तो इस तरीके से हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। जिन टॉपिक्स को मैंने अभी बताया था, इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं। आप लोग ज़रूर उनको ठीक से बहुत थॉरोली जा कर के पढ़िए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे लेक्चर को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।